स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संविधान और उसमें भी आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा। कल की क्लास जिसमें मैंने राज्यसभा को पढ़ाया था, काउंसिल ऑफ स्टेट पढ़ाया था, आज हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जिन तथ्यों को कवर किया गया है, जैसे लोकसभा का कोरम क्या होता है या लोकसभा के कितने पदाधिकारी होते हैं, लोकसभा का नेता कौन होता है, लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी, लोकसभा में अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, सबसे अधिक किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था, या फिर लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं, लोकसभा की पहली महिला महासचिव जो है कौन है, जैसे प्रश्नों का हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। शुरू करें आज के इस सेशन को। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर और फटाफट जो है आप इसका कमेंट करके बताएं राइट आंसर क्या होगा। अगर बात किया जाए लोकसभा की सीटों की संख्या, तो मूल संविधान में लोकसभा सीटों की संख्या कुल कितनी थी, तो आप कहेंगे कि 500 थी। कितनी? 500 थी। लेकिन सबसे पहले इसको बढ़ाया गया कब? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसे बढ़ाया गया और 500 से किया गया कितना? 525 कर दिया गया। तब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 31वां संविधान संशोधन किया गया और यह किया गया 1974 में, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और तब 31वां संविधान संशोधन 1974 के तहत इसे 545 कर दिया गया। फिर गोवा, दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसको बढ़ा करके और 552 तक किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया। लेकिन मूल संविधान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी थी? 500। लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती हैं? 552, 552। वर्तमान समय में कितनी है? 545। अब 545 भी नहीं रह गई, 543, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन की 2 सीटें जो थी, जिसको आर्टिकल 131 के तहत राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था, मनोनीत करता था, उसे समाप्त कर दिया गया। तो अब 545 से भी कितनी हो गई? 543 हो गई। दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? कह रहा है 31वां संविधान संशोधन की बात कर रहा है, तो 31वां संविधान संशोधन के तहत इसको 525 से बढ़ा करके कितना किया गया? 545 किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित भेजती है। आप सबको पता है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष की, जबकि राज्यसभा पढ़ाया तो मैंने बताया कि कम से कम उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष की। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष मत पद्धति के अनुसार इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम के तहत होता है, जबकि लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम के तहत हो रहा है। आप सबको पता है, देख भी रहे हैं। और जो 552 सीटें निर्धारित की गई थी, 552 सीटें निर्धारित की गई, उसमें यह प्रावधान किया गया कि 530 जो सीट होगी लोकसभा की, वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जो है रहेगी और शेष जो है 20 सीटें जो होगी राज्यों से होगी, जबकि 20 सीटें जो है केंद्र शासित प्रदेशों से, यूनियन टेरिटरी से होंगी और 2 सीटें होंगी जिसको कि एंग्लो इंडियन की होंगी, जिनको कि आर्टिकल 331 के तहत जो है राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा। लेकिन अभी मैंने बताया कि 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको जो है क्या कर दिया गया?
समाप्त कर दिया गया। तो ये मैक्सिमम वाली पोजीशन जो है मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम पोजीशन जो है इतना हो सकती है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह प्रावधान किया गया कि वर्ष 2000 ईस्वी तक लोकसभा की सीटें इतना ही रहेंगी, लेकिन 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में यह प्रावधान किया गया कि नहीं, 2026 तक लोकसभा की सीटें जो है 552 ही रहेंगी। लेकिन अब जो है 2024 का चुनाव के बाद नई संसद भवन का निर्माण भी कर लिया गया। तो इस तरीके से अब लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी। नियमानुसार प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाना चाहिए और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटों को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अपने प्रतिनिधियों को संघ शासित क्षेत्रों से की जनता जो है कह रहा है कि वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित क्षेत्र से जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेजती है। कितना? तो जो प्रश्न काल में जो है पूछा गया था तो 20। क्षमा चाहूंगा, भेजती है वर्तमान जो है परिदृश्य को, ये परिदृश्य को पूछ रहा है। तो वर्तमान समय में 543 कितनी 543 सीटें, और इन 543 में जो है केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा जो है कितनी भेजी जाएंगी, तो आप कहेंगे कि 13 सीटें जो है इनके द्वारा जो है भेजी जाएंगी। और 530 किसके द्वारा जो है भेजी जाएंगी? राज्यों के द्वारा जो है भेजी जाएंगी। जो वर्तमान परिदृश्य है वो ये है, जो 17वां लोकसभा चल रहा है। लेकिन 2018 जो 18वीं लोकसभा होगी, 2024 का जो ये चुनाव चल रहा है, जब ये जब होगा तब ये फिर परिदृश्य जो है बदलेगा और इसमें बदल करके होगा क्या, जम्मू कश्मीर और जो है लेह लद्दाख की 6 सीटें और जो है जुड़ जाएंगी। क्योंकि 2019 में लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से 13 सांसद चुन करके गए थे, लेकिन 2024 में इनकी संख्या 19 हो जाएगी, क्योंकि 2019 में तब जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख राज्य थे, केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे। अब क्या हो गए हैं? केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही होगा। अधिकतम अगर पूछा होता तो दूसरा विकल्प सही हो सकता था, लेकिन 18वीं लोकसभा के अनुसार पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेशों से कितने जो है चुनकर जाएंगे सांसद, तो आप बताएंगे 19। सबसे अधिक दिल्ली से 7, केंद्र शासित प्रदेशों में बात कर रहा हूं, दिल्ली से 7 सांसद और जम्मू कश्मीर से 5 सांसद। उसके अलावा हर जगह से सिर्फ एक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यों में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश जिंदाबाद है, हर कोई जानता है। उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें हैं, जबकि 48 के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, 42 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर और 40 सीटों के साथ अपना बिहार जिंदाबाद है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता था? आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, आर्टिकल 333 या आर्टिकल 335? तो दिए गए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, लेकिन इसको 104वां संविधान संशोधन के तहत 104वां संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान जो है क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसे समाप्त कर दिया गया। कब? 2019 में। वरना आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को, जबकि राज्यपाल आर्टिकल 333 के तहत विधानसभाओं में 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था। लेकिन अब ऐसा
नहीं है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प सही होगा। आपको जानकारी के लिए जो है बता दें कि लोकसभा में आर्टिकल 330 के तहत एससी के लिए कुल 84 सीटें हैं, जबकि एसटी समुदाय के लोगों के लिए 47 सीटें हैं। तो 330 के तहत कितने सीटें रिजर्व हैं? तो आप कहेंगे 7 4 11 यानी 131। लोकसभा में एससी एसटी के लिए कुल कितनी सीटें रिजर्व हैं? 131 रिजर्व हैं। किसके तहत रिजर्व की गई हैं? आर्टिकल 330 के तहत रिजर्व की गई हैं। पूछे किस राज्य में सबसे अधिक एससी के लिए सीटें रिजर्व हैं? तो उत्तर प्रदेश में 7 और एसटी के लिए सबसे अधिक रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में 6। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखिए, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित किया गया है किस जनगणना के आधार पर? 1971 की जनगणना के आधार पर। 1971 के जनगणना के आधार पर। और आपको जानकारी के लिए जो है मैं बता दूं कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, दिख रहा है कि नहीं? ये कलर नहीं दिख रहा है? अच्छा, कोई दिख नहीं, इसको दिखाते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको मिनी संविधान कहते हैं, इसके तहत ये प्रावधान कर दिया गया कि वर्ष 2000 ईस्वी तक लोकसभा की सीटों की संख्या जो रहेगी वो कितनी रहेगी? तो 552 कितनी जो है रहेगी? 545 ही रहेगी। और किसके जनगणना के आधार पर? तो 1971 की जनगणना के आधार पर रहेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगे चल करके जो है, आगे चल करके जब 84वां संविधान संशोधन 2001 हुआ, तब जो है इसको कहा गया कि नहीं, 2026 तक जो है इन सीटों को 2026 तक इन सीटों को जो है एज इट इज रखा जाएगा। और कितना? तो 552। क्योंकि गोवा और दमन दीव जो कि 1987 में 30 मई 1987 को अभी आकर के और राज्य का इनको दर्जा दिया गया था। हालांकि इन्हें तो 1961 में ही पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प जो है सही होगा। और जब 2026 में नया परिसीमन होगा तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो सीटों का आवंटन किया जाएगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा की सीटें निर्धारित की जाएगी, वो 2001 की जनगणना के आधार पर की जाएगी नियमानुसार। और नहीं तो ये सरकार जो डिसीजन ले ले, क्योंकि 2020-21 की जनगणना तो हुई नहीं, 21 वाली तो हुई नहीं, 2011 पर ही काम चल रहा है अभी। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीधा निर्धारण पहली बार कब किया गया? 1971 की जनगणना के आधार पर 1972 में किया गया, इंदिरा जी की सरकार में किया गया था। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? अभी तो मैंने बताया था 2026 तक जो है रहेगा। किस संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया है? 84वां संविधान संशोधन। कब? 2001 के तहत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, भारत में कोई भी जो है निर्वाचन क्षेत्र है वो एक सदस्यीय होता है। कहने का मतलब कि एक लोकसभा से सिर्फ एक लोकसभा सदस्य यानी सांसद होता है, एक विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ एक विधायक होता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। आगे देखें, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो कम से कम 7.5 लाख का। कितना? 7.5 लाख, अधिकतम 10 लाख तक। 1971 की जनगणना के आधार पर यह प्रावधान है। वर्तमान में तो दुनिया से डबल से भी अधिक हो गया होगा। अगला प्रश्न को देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें सुरक्षित की गई हैं? अभी तो पीछे बताया था
131। किस आर्टिकल के तहत किया गया? आर्टिकल 330 के तहत किया गया। एससी के लिए कितनी है? तो आप कहेंगे कि एससी के लिए जो है कितनी है? 87 ना 84। और एसटी के लिए कितनी है? 47 है। सबसे अधिक जो है एसटी की सीट जो है एमपी में है और कितनी? 6 रिजर्व है। और एससी के लिए सबसे अधिक जो है यूपी में और कितनी है? तो 7 रिजर्व है। अगला प्रश्न को जो है देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? 1951-52 में कराए गए थे। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के और 21 फरवरी 1952 तक ये जो है इलेक्शन हुए थे। भारत में पहली बार इलेक्शन जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ था। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। और भारत में पहले जो मतदाता थे जिनका नाम था श्याम शरण नेगी। क्या नाम था? श्याम शरण नेगी। ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने अपने मताधिकार का जो है प्रयोग किया था हिमाचल प्रदेश में। पेशे से ये एक अध्यापक थे और ये पहले भारतीय थे जो स्वतंत्रता के बाद जो है सबसे पहले वोट डाला। अपने जीवन काल में इन्होंने कुल 34 बार जो है अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और 2022 में 107 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो है अंततोगत्वा चलते बने थे। रहे होते तो अच्छा खासा रिकॉर्ड बना ही लिए होते। हाँ, 2024 2 ही साल की तो बात थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो जाहिर सी बात है लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा अगर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया के बिहार पर मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ा की अगर जो है बात किया जाए तो लेह है। लेह लद्दाख का लेह सबसे बड़ा है। राज्यों में सबसे बड़ा जो है कच्छ है। ये जो है कहां पर है? गुजरात में, क्योंकि अब जो है लेह लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। अगला प्रश्न, मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? देश का पूछ रहा है। प्रदेश का पूछता तो गाजियाबाद जिंदाबाद था। गाजियाबाद पहले नंबर पे है और उसके बाद उत्तर प्रदेश का जिला उन्नाव ये दूसरे नंबर पे है। यूपी में मैं बात कर रहा हूं। अगर देश की बात जो है किया जाए तो मल्काजगिरी, लगभग यहां जनसंख्या 35 लाख के आसपास, मतदाता 35 लाख के आसपास है और ये जगह पड़ती है कहां पर? आंध्र प्रदेश में पड़ती है। आंध्र प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा, मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। अगला प्रश्न को जो है देखेंगे, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? अभी तो बताया था आप सबसे पीछे कि जो है कौन कौन जो है 7वां और 31वां। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 किया गया, जबकि 31वां संविधान संशोधन 1974 के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। और गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के तहत इसे 545 से 552 कर दिया गया। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित नहीं है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आर्टिकल 330 के तहत रिजर्व है। किस आर्टिकल के तहत? 330 के तहत रिजर्व है। 131 सीटें अभी पीछे बताया था। आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए अब जो है भारतीय वर्ग यानी एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जिनके माता पिता में से कोई अंग्रेज होता है या विदेशी होता है, वो एंग्लो इंडियन की जो है कैटेगरी में आते हैं। और 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत लोकसभा में जो 2 सीटें रिजर्व होती थी उसको विधानसभाओं में जो 1 सीटें रिजर्व होती थी उसे भी समाप्त कर दिया गया, जबकि एससी एसटी के लिए आरक्षण को अगले 10 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया इसी संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? लोकसभा में सबसे अधिक जो है सीटें प्राप्त हैं अपने यूपी को 80, उसके बाद जो है कहां पर? तो महाराष्ट्र में कितनी है? 48 है।
उसके बाद किसको है वेस्ट बंगाल को 42, उसके बाद किसका नंबर है बिहार का, बिहार 40। तो या तो सबसे अधिक पूछता है, नहीं तो सबसे कम पूछता है। सबसे कम अगर जो है पूछा जाए तो आपका मिजोरम, मिजोरम में सिर्फ एक है। नागालैंड, यहां भी एक है। सिक्किम, यहां पर भी लोकसभा सीटों की संख्या सिर्फ एक है। नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, यहां लोकसभा सीटों की संख्या सिर्फ एक है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका जो है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये भारत के वो राज्य हैं जहां लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है। यहां जो पूछ रहा है कि कहां कहां जो है सेम एज है, लोकसभा सीटों की संख्या जो है बराबर है। राजस्थान में 25 है और आंध्र प्रदेश में भी 25 है। असम में 14 है, पंजाब में 13 है, ये तो नहीं होगा। गुजरात और राजस्थान में हाँ सही है, डी विकल्प सही है, डी विकल्प जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाए, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं? अभी तो बताया, दिल्ली से कितने होते हैं 7, पौंडीचेरी से 1, लक्षद्वीप से 1, अंडमान निकोबार से 1, चंडीगढ़ से कितने होते हैं, चंडीगढ़ से भी कितने तो 1, दादर नागर हवेली और दमन दीव इनसे जो है कितने होंगे 2, जम्मू कश्मीर से लोकसभा सीटें कितनी है 5, लद्दाख से जो है कितनी है तो 1, तो कुल कितने हो गए 6, और इधर कितने हो गए 15, 16, 17, 2, 19, सही तो हो गए। कहां सबसे अधिक कहां है दिल्ली में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहा हूं 7। अगला प्रश्न देखिए, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? आपातकाल जिसका उल्लेख किस भाग में किया गया है, किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 352 में किया गया है। किस भाग में किया गया है 18 में किया गया है। जर्मनी के संविधान से हम लोगों ने लिया है इसे। हालांकि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और आर्टिकल 352 के तहत जब देश में आपातकाल की स्थिति होती है तो उस कंडीशन में संसद से प्रस्ताव पारित करके और लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर फिर जरूरत हो तो फिर प्रस्ताव पारित करके लोकसभा का कार्यकाल फिर 1 साल बढ़ाया जा सकता है। जब आपातकाल अपने जो है प्रभाव में न हो तो किसी भी कीमत पर लोकसभा का कार्यकाल 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। हालांकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत देश की प्रधानमंत्री महोदया ने इमरजेंसी के बाद बहुत कुछ तहस नहस किया था और उन्होंने लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा करके 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष कर दिया। विधानसभाओं के कार्यकाल भी जो है 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1978 में उनके कार्यकाल में जब 44वां संविधान संशोधन किया गया तो फिर इसको जो है पलट दिया गया और लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल 5-5 वर्ष ही कर दिए गए थे। बहरहाल 5वीं जो लोकसभा थी हम लोगों की कौन थी 5वीं लोकसभा, और 5वीं जो लोकसभा थी इसका कार्यकाल जो है बढ़ाया गया था 1971 से लेकर के 1977 तक ही चला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? संसद सदस्य 2018 से पहले इनको 45,000 मिलता था अलाउंसेस,
नरेंद्र मोदी जी 2018 में ये आए, 2014 में आए तो इन्होंने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। और अच्छे व्यक्ति हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कभी कहते नहीं हैं। 50,000 से सीधे इनका वेतन बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया। इनका जो कार्यालय, सांसदों का जो कार्यालय भत्ता होता है, कार्यालय अलाउंस होता है, इसको बढ़ा करके 45,000 से सीधे 90,000 किया गया, 90,000 कर दिया गया। इनका लोकसभा क्षेत्र का, अपने संसदीय क्षेत्र का भत्ता बढ़ा करके इसको भी सीधे 90,000 किया गया था, 90,000 कर दिया गया। इवन दैट कि लोकसभा का सदस्य जब जो है संसद की कार्रवाई में उपस्थित रहता है तो 1 दिन का 2,000 रुपया उनको जो है भत्ता वो अलग से जो है मिलता है। लेकिन यहां चूंकि वेतन पूछ रहा है सिर्फ, तो वेतन 1 लाख रुपया मिलता है। अलाउंसेज वगैरह जो है सब लेकर के आप देख रहे हैं करीब 180 यही पहुंच जाता है। वहां उधर ये है 280 हो गए, और 5 करोड़ रुपया अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिवर्ष वो अलग से प्राप्त होते हैं। तो देश का विकास, सबका साथ सबका विनाश। अगला, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा का सदस्य, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की। अधिकतम कोई सीमा नहीं है, बस सांस चलती रहनी चाहिए। और अगर जो है ये गुस्साएगा तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का सदस्य जब भी अपना त्यागपत्र देता है तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है सही है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, जबकि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था किया गया? इंदिरा जी के शासनकाल में हुआ था, 1976 में हुआ था। और मजे की बात है कि संसद सदस्य जितनी बार सांसद रहेंगे उतनी बार पेंशन मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार है। आप 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष तक देश के लिए नौकरी करेंगे किसी डिपार्टमेंट में, आपको पेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन 65 मिनट के लिए अगर आप सांसद बन गए तो आपकी पेंशन बन गई, उसको दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकती है, क्योंकि हमारा संविधान समानता का प्रावधान करता है। अगर विधायक से कोई सांसद बनता है तो विधायक किसी कार्यकाल में विधायक रहा तो विधायक की पेंशन अलग मिलेगी, सांसद की पेंशन अलग मिलेगी। अगला प्रश्न को देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री। क्योंकि आर्टिकल 74 में जो है इस बात का उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को नकार नहीं सकता है, मना नहीं कर सकता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर जब कभी प्रधानमंत्री महोदय को ऐसा लगने लगता है कि संसद में उनको विश्वास मत प्राप्त नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव अगर आया तो सरकार चली जाएगी, इससे पहले ही लोकसभा को भंग करने का सुझाव राष्ट्रपति को देते हैं। हालांकि राष्ट्रपति यहां अपना विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। उसको लगता है कि नहीं, अब लोकसभा का वर्तमान जो कार्यकाल है उसको बनाए नहीं रखा जा सकता है, तो वो भंग करेगा। नहीं तो वो चाहे तो किसी दूसरी पार्टी प्रमुख को जो है सरकार बनाने के लिए इनवाइट कर सकता है, जिसके सांसदों की संख्या सबसे अधिक हो। प्रधानमंत्रियों को पढ़ाऊंगा तो उसमें ये बहुत सारे मामले आएंगे, वहां बताया जाएगा। और अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? प्रोटम स्पीकर, प्रोटम
स्पीकर का पद जो कि ये ब्रिटेन के संसदीय शासन व्यवस्था से लिया गया है। प्रोटम का मतलब ही होता है टेम्परेरी और अस्थायी। दरअसल जब लोकसभा का चुनाव होता है, जैसे 2024 का चुनाव चल रहा है, रिजल्ट आ जाएगा 4 तारीख को, उसके बाद जो भी पार्टी सरकार बनाएगी वो राष्ट्रपति के उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण करेगी। अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करेगा और उसके बाद राष्ट्रपति से ये निवेदन करेगा, उनसे परमिशन लिया जाएगा कि लोकसभा की पहली बैठक जो है बुलाई जाए। और जो इतने भी नए सांसद चुने जाते हैं उनको पहली बार लोकसभा में बुलाया जाता है वहां पर, और उनके बीच से किसी एक व्यक्ति को प्रोटम स्पीकर चुना जाता है। उस व्यक्ति को जिसको सबसे अधिक लोकसभा में सांसद रहने का अनुभव प्राप्त होता है, सबसे अधिक समय तक। जैसे 2019 में प्रोटम स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बनाया गया था। विधानसभाओं में भी ऐसा होता है। तो विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसको राज्यपाल चुनता है, जबकि लोकसभा में इसका चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन किन व्यक्तियों को, किसको बनाया जाए प्रोटेम स्पीकर, इसमें सुझाव सबसे अधिक सांसदों वाली पार्टी के द्वारा जो है दिया जाता है। जैसे 2019 में मेनका गांधी, संतोष गंगवार और वीरेंद्र कुमार, 3 लोगों को जो है नाम दिया गया था बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, और तब तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने वीरेंद्र कुमार पर जो है मुहर लगा दी। जैसे 2024 में भी देखिएगा प्रोटेम स्पीकर किसी न किसी को जो है बनाया जाएगा, और प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही 2 दिन या 3 दिन ये कार्यक्रम चलता है, जब एक एक करके सभी सांसदों का शपथ ग्रहण कराया जाता है। जब सबका शपथ ग्रहण जो है कंप्लीट हो जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? तो पहला इसका कार्य होता है जो नए सांसद हैं उनका शपथ ग्रहण, और दूसरा कार्य होता है इसी की अध्यक्षता में लोकसभा अध्यक्ष, नए लोकसभा अध्यक्ष का जो है चुनाव। तो जितने भी नए सांसद आए हैं उनका शपथ ग्रहण, और जब शपथ ग्रहण संपन्न हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर अपना पद छोड़ देता है, और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन को लोकसभा के अधिवेशन को राष्ट्रपति महोदय जो है संबोधित करते हैं। ये सब कार्यक्रम आप लोग आगे देखेंगे, क्योंकि इस बार चुनाव चल रहा है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है। अगला, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? विघटन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, स्थगन के द्वारा, इन सभी प्रकार से होता है। स्थगन का मतलब होता है जब कभी कोरम पूरा न हो। कोरम का मतलब कि लोकसभा के सदस्यों की, लोकसभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या कुल संख्या का 1/10 न हो। एक लाइन में समझिए कि अगर जो है लोकसभा में 55 सांसद भी न पहुंचे तो लोकसभा अध्यक्ष उस दिन की कार्यवाही, उस दिन की बैठक को स्थगित कर देता है। या किसी मामले को लेकर के लोकसभा में विपक्ष के द्वारा बहुत अधिक शोर शराबा किया जाता है तो उस कंडीशन में भी लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के जो है उस दिन की कार्रवाई को स्थगित कर देता है। अगले दिन फिर कार्रवाई कुछ घंटों के लिए स्थगित की जा सकती है या पूरे एक दिन के लिए हो सकती है। सत्रावसान के मतलब होता है, जैसे लोकसभा, हमारी संसद के 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र जो कि फरवरी महीने में शुरू होता है, अब 1 फरवरी से शुरू होने लगा है, मई तक चलता है। उसके बाद जो है बजट सत्र के बाद आता है मानसून सत्र, बरसात के मौसम में, उधर जुलाई अगस्त में, और उधर चल करके सबसे लास्ट में शीत सत्र होता है। तो एक सत्र कंप्लीट होने के बाद जब वो सत्रावसान करता है राष्ट्रपति, तो उसको जो है सत्रावसान जो है कहा जाता है।
लेकिन विघटन का मतलब होता है जैसे 17वीं लोकसभा जो है चल रही है, 17वीं लोकसभा को जो है अब विघटित कर दिया गया है, अब चुनाव चल रहे हैं देश के अंदर, और 18वीं लोकसभा का जो है गठन हो रहा है। 18वीं लोकसभा कितने दिन, 5 साल तक चलेगी। अगर जो क्लियर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनती है सब कुछ सही रहता है, 5 वर्ष चलेगी, उसके बाद फिर उसको विघटित किया जाएगा, फिर चुनाव होगा। तो सबके इन सब प्रक्रिया के तहत जो है लोकसभा की बैठक समाप्त होती है, बशर्ते उसका तरीका अलग अलग होता है। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा, बिल्कुल सही है। बाकी ये जितने भी तरीके दिए गए हैं, भारत के प्रधानमंत्री के आदेश पर बिल्कुल नहीं, भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर बिल्कुल नहीं, उच्चतम न्यायालय के आदेश पर बिल्कुल नहीं। संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, और नहीं तो देश में जब इमरजेंसी लगी हो तो फिर वो तरीका है। मैंने बताया था कि संसद की अनुमति लेकर के कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जब आपातकाल की स्थिति हो तब। अगला, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र से हैं? लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है, यानी किस क्षेत्र में लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त है। नई अखिल भारतीय सेवाओं को गठित करने के विषय में बिल्कुल नहीं, इसमें तो राज्यसभा का जो है विशेषाधिकार है, सिर्फ राज्यसभा को यह पावर होती है। आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को पढ़ाया तो बड़ा विधिवत इस पर चर्चा किया था। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत जो है, जिसको कि हम लोगों ने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, सरकार को हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में, संविधान संशोधन करने के विषय में दोनों को एक समान अधिकार प्राप्त है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, लोकसभा का नेता कौन होता है? मैंने बताया तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन लोकसभा का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। उसके बाद कौन होता है? उपाध्यक्ष होता है। उसके बाद कौन होता है? महासचिव होता है। महासचिव होता है। तो इस समय लोकसभा के अध्यक्ष सबको पता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? हमेशा अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ये होता क्या है? जब लोकसभा में विपक्षी पार्टी कौन होती है? तो विपक्ष पार्टी वो पार्टी होती है जो कि कुल सीटों का कम से कम 1/10 भाग जो है, 1/10 सांसद जो है उसके जीत जाते हैं। यानी वर्तमान जो स्वरूप है उसके अनुसार जिस पार्टी के पास जो है यानी 543 का 1/10 यानी टोटल कितने सांसद होंगे? 55 होंगे, वो विपक्ष का नेता हो जाएगा। और जब विपक्ष को यह लगेगा कि सत्ता पक्ष जो है, जो पार्टी शासन कर रही है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसको लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में 50 सांसदों के हस्ताक्षर वाला अविश्वास प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि उसके लिए लोकसभा अध्यक्ष से पहले जो है टाइम लिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को पहले बताया जाता है, कम से कम 14 दिन 15 दिन पहले। तब लोकसभा अध्यक्ष एक डेट तय करता है कि इस दिन जो है अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, और सत्ता पक्ष ये जो है सिद्ध करता है कि नहीं, हमारे पास अभी जो है पूर्ण बहुमत है। जब दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो अविश्वास प्रस्ताव अगर जो है पास हो गया तो सरकार उसी दिन गिर जाती है। इसका मतलब कि इस गवर्नमेंट को जो है देख लेते हैं। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाता है, और पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था 1963 में, जब जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया।
किसके द्वारा? जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया। जब वो 1962 वाली लड़ाई चाइना के साथ भारत हार चुका था और उसको लेकर के नेहरू सरकार की बहुत जो है किरकिरी हो रही थी। हालांकि ये अविश्वास प्रस्ताव नेहरू गवर्नमेंट के जो है पक्ष में गया, क्योंकि सरकार की किरकिरी हुई जरूर, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो है ध्वनिमत से जो है गिर गया था। और अब तक जुलाई 2023 तक कुल कितने अविश्वास प्रस्ताव जो है आए हैं? 28 अविश्वास प्रस्ताव। 28वां अविश्वास प्रस्ताव जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है लाया गया था कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तरफ से। हालांकि राहुल गांधी जी को सफलता नहीं मिली और फिर अविश्वास प्रस्ताव जो है ध्वनिमत से गिर गया था। सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था ज्योति बसु ने और सबसे अधिक जो है सामना किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? अभी तो बताया कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा को इसे पहले हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता था। ठीक वैसे ही जैसे राज्यसभा को पहले काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा की भी पहली बैठक 13 मई 1952 के दिन ही हुई। इस सेशन का अंतिम प्रश्न, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? हालांकि मंत्रिपरिषद जो होती है अधिकतम 5 साल तक अपने पद पर बनी रह सकती है। कब? जब उसे लोकसभा का जो है बहुमत प्राप्त हो तब। तो लोकसभा का बहुमत प्राप्त हो तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद अधिकतम 5 वर्ष तक अपने अस्तित्व में बनी रह सकती है। अगर बहुमत न प्राप्त हो तो बताने की जरूरत नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी सिर्फ 13 दिन प्रधानमंत्री रहे थे पहली बार, दूसरी बार 13 महीना रह पाए थे। यानी अगर विश्वास मत हासिल न हो तो फिर जो है लोकसभा में सरवाइव कर पाना वर्तमान सरकार के लिए संभव नहीं हो पाता है। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले क्लास में। बाकी इनके बारे में मैं रोज बताता हूं, तो आज नहीं बताऊंगा। जिसको जो करना है कर ले। बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक के साथ। आप सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।